आओ जी ऐसा करते हैं, पहले एडवांस टैक्स करते हैं, फिर मैट एएमटी करेंगे और टारगेट लेके चलते हैं आधे घंटे का, क्योंकि आधे घंटे से कम के चैप्टर है पर हम टारगेट आधे घंटे का लेके चल रहे हैं। हम टारगेट लेके चल रहे हैं नहीं आधे घंटे का। एग्जैक्ट मैं कह रहा हूं 9 बजने वाले हैं जी, 9 बजने वाले हैं एग्जैक्ट। मैं 9:30 बजे 9:35 पे आपको ऑफ दे दूंगा 10 मिनट का जी, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा पक्का पक्का, फिर दोबारा से मिलेंगे और फिर रात को आराम से 12 बजे तक आराम से बैठेंगे जी, ठीक है। आओ जी इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से प्लीज। अब अगर मैं एडवांस टैक्स की बात करता हूं, प्लीज आप फटाफट से अगर बोलोगे, देखो अगर पार्टिसिपेट करोगे ना, अगर पार्टिसिपेट करोगे तो गेम खेलने का और मजा आएगा। फिर ये लगेगा हाँ भाई हम भी रिवीजन कर रहे हैं, हमारी रिवीजन हो रही है। रिवीजन मेरी नहीं है सर, रिवीजन आपकी है। इधर देखो ध्यान से। अब अगर मैं एडवांस टैक्स की बात करता हूं सर, एडवांस टैक्स आप सब जानते हो। एडवांस टैक्स मींस क्या होता है? एडवांस टैक्स मींस आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ता है। इसमें गवर्नमेंट करती है क्या? इसमें गवर्नमेंट ये बात कहती है कि एक पर्सन प्रीवियस ईयर के मतलब प्रीवियस ईयर की स्टार्टिंग में यहां पे खड़ा होकर अपनी इनकम एस्टिमेट करे, कितनी इनकम इस साल कमाएगा। अब जो भी वो इनकम एस्टिमेट करेगा, जो इनकम एस्टिमेट करेगा उस एस्टिमेट इनकम में वो टैक्स निकालेगा और उसमें से माइनस कर देगा टीडीएस, अगर कुछ उसका कटना है तो टीडीएस माइनस करने के बाद जो बैलेंस एस्टिमेट टैक्स आएगा, अगर वो 10,000 से कम है उसे एडवांस टैक्स पे नहीं करना, फिर जो भी उसका असेसमेंट ईयर में टैक्स बनेगा वो उसको देना पड़ेगा जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एडवांस टैक्स मींस ये होता है कि प्रीवियस ईयर की स्टार्टिंग में खड़े होकर एस्टिमेट करो कि तुम इस साल कितना पैसा कमाओगे, उस एस्टिमेट इनकम में टैक्स निकालो। अगर वो टैक्स तुम्हारा 10,000 से कम है, अगर वो टैक्स तुम्हारा 10,000 से कम है, फिर तो तुम्हें भाई साहब यहां पे कोई एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर असेसमेंट ईयर में तुम नॉर्मल टैक्स पे करो, फिर असेसमेंट ईयर में तुम नॉर्मल टैक्स पे करो, बात खत्म। बट अगर टैक्स तुम्हारा 10,000 है उससे ऊपर है, फिर भी तुम्हें एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन कौन सी है? तुम इंडिविजुअल हो। दूसरी कंडीशन इंडिया के रेजिडेंट हो, तुम्हारी एज 60 साल उससे ऊपर है और कोई बिजनेस की इनकम नहीं है। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, तुम्हें भी एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनको छोड़ के हर पर्सन को एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, बट सारा एक साथ नहीं, इंस्टॉलमेंट के अंदर। इंस्टॉलमेंट कितनी होती है? नहीं 4 इंस्टॉलमेंट होती है। नहीं पहली इंस्टॉलमेंट कौन सी होती है? 15 जून, फिर कौन सी होगी? 15 सितंबर, मेरे ख्याल से 15 सितंबर होगी, फिर 15 दिसंबर होगी, 15 मार्च होगी। पहली कितने परसेंट की? 15, देन 45, देन 75, देन 100। बट अगर 44 एडी, दोबारा बोलूंगा, अगर 44 एडी या 44 एडीए में कवर होते हो तो आपकी सिंगल इंस्टॉलमेंट होती है 15 मार्च, उससे पहले दैट इज 100%। मतलब अगर मैं नॉर्मल केस में कवर हूं, अगर मैं सभी एसएससी 44 एडी या एडीए वाले को छोड़ के, दोबारा बोलूंगा, सभी एसएससी 44 एडी या एडी वाले को छोड़ के 4 इंस्टॉलमेंट है। 44 एडी और एडी वाले केस में सिंगल इंस्टॉलमेंट है। और वह 4 कौन कौन सी है? 15 जून तक 15% पे करना है, 15 सितंबर तक 45 पे करना है, 15 दिसंबर तक 75 पे करना है, 15 मार्च तक 100% पे करना है। और 44 एडी वाले केस में 15 मार्च तक ही पे करना है और पूरा 100% पे करना है जी। ये आपकी इंस्टॉलमेंट निकल के आ रही है, देखो जी यहाँ पे, ये आपकी इंस्टॉलमेंट है जी। उसके बाद देखो जी, अगर आपकी इंस्टॉलमेंट बहुत ध्यान से, अगर आपकी इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट कब की है? 15 मार्च की। अगर आप अपनी पेमेंट 31 मार्च या उससे पहले कर दोगे तो भी वो एडवांस टैक्स ही माना जाएगा, बट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वैसे लास्ट डेट 15 मार्च है, बट अगर 31 मार्च या उससे पहले पे कर दोगे तो भी हम उसको एडवांस टैक्स ही मान लेंगे, बट इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद जी, अगर ड्यू डेट के दिन हॉलीडे है, मान लो कोई पब्लिक हॉलीडे है, तो इट मींस फिर गवर्नमेंट कह रही है नेक्स्ट फॉलोइंग वर्किंग डे जो होगा उसमें आपको पे करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। रीजन में इसमें हमारी गलती थोड़ा है भाई, अगर मान लो छुट्टी है, अगर पब्लिक हॉलीडे है तो मेरी गलती थोड़ा है भाई साहब, तो मैं तो टैक्स पे कर देता, अब तुम्हारी छुट्टी है तो अगर मैंने बोला ठीक है जब भी नेक्स्ट फॉलोइंग वर्किंग डे होगा उस दिन हमें पे कर देना जी, और जिस दिन हमें पे करोगे हम तुमसे ले लेंगे विदाउट इंटरेस्ट, हम लेंगे क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट ध्यान देना चाहिए। लास्ट डेट पेमेंट की 15 मार्च है, पे कर दोगे 31 मार्च तो भी वो एडवांस टैक्स माना जाएगा, बट विद इंटरेस्ट आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर ड्यू डेट के दिन हॉलीडे है तो अगले वर्किंग डे पर तुम पेमेंट कर देना, विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट कर देना, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे 15 मार्च 15, 15 सितंबर 45, दिसंबर 15, 15 मार्च 100। और अगर आप 44 एडी या एडीए वाले हो तो आपकी सिंगल इंस्टॉलमेंट जाती है जी 15 मार्च को ही जाती है, वो जाती है जी 100% की, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ये बात क्लियर है जी। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि एडवांस टैक्स, मैं दोबारा बोलूंगा, एडवांस टैक्स तब पे करना पड़ेगा अगर हमारा एस्टिमेटेड टैक्स टीडीएस काटने के बाद 10,000 उससे ऊपर होगा, वो भी तब अगर मैं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लास्ट टाइम चैट बॉक्स में लिखो री, चैट बॉक्स में लिखो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया जी, अगर टैक्स 10,000 से कम है,
अगर टैक्स 10,000 से कम है क्या एडवांस टैक्स पे करना है? नहीं। अच्छा अगर एग्जैक्ट 10,000 भी है, मेरे को लिख के बताओ सर, वैसे बोलना नहीं है, ऐसा तो आप सामने बोल रहे हो एकदम, जैसे मैंने बोला ना एग्जैक्ट, आपने हमें से कई बच्चों ने बोला सर पे करना है, आपने जो बोला फटाफट लिख के बताओ जी, आपने जो बोला वो लिख के बताओ। अगर एग्जैक्ट 10,000 है क्या एडवांस टैक्स पे करना नहीं पे करना? यस पे करना है। 10,000 से ऊपर है तो भी पे कर रहे हैं। एक साथ है इंस्टॉलमेंट कितनी इंस्टॉलमेंट है? 4। पहली कौन सी? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, और 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, और 15 जून, 15 सितंबर, 15। ओ माय गॉड, पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है? 15, फिर 45, फिर 75, फिर 100। पहले कितने किया? 15, फिर 45, फिर 75, फिर 100। ये 4 इंस्टॉलमेंट आपकी निकल के आ रही है। और अगर 44 AD में कवर हूं या 44 ADA में कवर हूं, उस केस में सिंगल इंस्टॉलमेंट आपकी निकल के आ रही है। वो कौन सी है जी? 15 मार्च की, और पूरी 100% की है। बस ये बात ध्यान देना जी, ये बात क्लियर है। और बस 3 कंडीशन ध्यान देना, इंडिविजुअल, रेजिडेंट हो, एज आपकी 60 साल उससे ऊपर है, और आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है। उस केस में चाहे आपकी एस्टीमेट टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर ही क्यों ना हो, तो भी आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना। ठीक है, ये बात क्लियर है जी, पक्का पक्का। तो यहां तक क्लियर हो गया जी। अब मेन आते हैं जी एडवांस टैक्स के इंटरेस्ट 234A, 234B और 234C। इस इंटरेस्ट में क्या है? 234A का जो इंटरेस्ट है ना सर, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि 234A का इंटरेस्ट ना एक्चुअल में एडवांस टैक्स का है ही नहीं। 234A का इंटरेस्ट तो ये बात कहता है कि अगर किसी पर्सन ने रिटर्न फाइलिंग करने में कोई भी डिफॉल्ट किया, अगर किसी पर्सन ने रिटर्न फाइल करने में कोई डिफॉल्ट किया, तो उसको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जितने टाइम का भी डिफॉल्ट किया होगा, जितने टाइम भी रिटर्न फाइल करने में डिले किया होगा, उतने महीने का 1% से इंटरेस्ट देना पड़ेगा जी। ये तो हो गया 234A। 234B ये बात कहता है जी, 234B ये बात कहता है कि जो भी आपने एडवांस टैक्स पे किया, अगर वो आपके असेस्ड टैक्स के 90% से कम पे किया, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आपने जो भी इस प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स पे किया, अगर वो एक्चुअल टैक्स के 90% से कम है, उस केस में 234B का इंटरेस्ट लगेगा। और क्या लगेगा जी? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। और 234C ये बात कहता है अगर आपने इंस्टॉलमेंट में कोई डिफॉल्ट किया, इंस्टॉलमेंट मींस आपने पहले इंस्टॉलमेंट 15 जून तक 15% पे करनी थी, आपने 12% से कम पे की, आपने 12% से कम पे की। बच्चा कह रहा 12 क्यों कह रहे हो? क्योंकि अगर 12% या उससे ऊपर पे कर देते तो इंटरेस्ट नहीं लगता जी। आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट 45% पे करनी थी, आपने 36% से भी कम पे की। सर इसका मतलब अगर 36% या उससे ऊपर पे कर देते तो इंटरेस्ट नहीं लगता। यहां पे कई बच्चों को ये बातें पता ही नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट में एक ऐसी लिमिट है जो काफी सारे बच्चों को नहीं पता। तो मैं इसी रिवीजन क्लास में दोबारा क्लियर करना चाहता हूं सर। अभी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि पहले इंस्टॉलमेंट के अंदर 12% और सेकंड में 36, ये ऐसी परसेंटेज है अगर इंस्टॉलमेंट इतने परसेंट भी पे कर दोगे तो 234C के इंटरेस्ट से बच जाओगे। बट हां, जो इंस्टॉलमेंट नंबर 3 है वहां पे कितना पे करना है? 75, और वहां पे लिमिट भी 75 की है। मतलब जो बेनिफिट दिया ना गवर्नमेंट ने, बेनिफिट जो दिया गवर्नमेंट के लिए, चलो स्टार्टिंग वाला टाइम है, तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे या नहीं होंगे, तो हम तुम्हें बेनिफिट दे रहे हैं, हम तुम्हें टाइम लिमिट दे रहे हैं 12% और 36 की। तुम्हें वैसे पे करना है 15, तुम 12 पे कर दो। अगर 12 से भी कम पे करोगे 234C लग जाएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर तुम्हें वैसे पे करना है 45, तुम 36 पे कर दो। 36 से भी कम पे करोगे 234C लगेगा। और तुम्हें थर्ड में पे करना है 75, तुम 75 ही पे करोगे, उससे कम पे करोगे 234C लगेगा। और लास्ट इंस्टॉलमेंट में 100 पे करना है, अगर 100 पे करोगे तो बच जाओगे, नहीं पे करोगे तो वहां पर भी 234C का इंटरेस्ट लग जाएगा जी। तो मेरे बच्चे बस इतनी बात ध्यान देना जी। 3 सेक्शन हमारे निकल के आ रहे हैं, लाइन वाइज निकल के आ रहे हैं। 234A, 234B, 234C। दोबारा से क्या निकल के आ रहा है? 234A, 234B, 234C। एक बार फिर जी, 234A, 234B, 234C। ए किस में लगेगा जी? लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर मैंने इनकम टैक्स की रिटर्न लेट फाइल की होगी, जो भी मैंने डिले किया होगा, उस केस में 234A का इंटरेस्ट लग जाएगा जी। 234B, अगर मैंने जो भी एडवांस टैक्स पे किया है, मैं दोबारा बोलूंगा, मैंने जो भी एडवांस टैक्स पे किया है, अगर एडवांस टैक्स पूरे टैक्स के 90% से कम पे किया, मतलब आपने एडवांस टैक्स, बार बोलूंगा, एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज लेस देन 90% ऑफ द असेस्ड टैक्स, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है आपको 234B का इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ 1 से। और कब से लगेगा? 1 अप्रैल से।
1 अप्रैल से क्यों? क्योंकि अगर 31 मार्च तक, सर अगर मैं 31 मार्च तक मतलब असेस टैक्स का 90% पे कर देता 234B नहीं लगता। मुझे नहीं पता सर आपने कितनी बात मेरी ध्यान सुनी है, आपसे कह रहा हूं सर, आपसे जो सामने बैठे हो, हाँ यस यस, आपसे ही कह रहा हूं। बच्चा कह रहा है सर किससे, ऐसे बच्चा देख रहा है, आपसे ही कह रहा हूं नालायक, आपसे। हाँ इधर देखो ध्यान, मुझे नहीं पता आपने कितनी लाइन ध्यान सुनी है नहीं सुनी। मैंने भी एक लाइन बोली थी, एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज लेस देन 90%। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मींस क्या? अप टू 31 मार्च, मतलब 31 मार्च तक जितना आपने टोटल एडवांस टैक्स पे किया वो निकालो, और अगर वो अमाउंट असेस्ड टैक्स के मतलब एक्चुअल टैक्स के 90% से कम है तो 234B लगा दो। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम उसके अंदर करेंगे सर, अब इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसके अंदर हम करेंगे जी। और इवन मैंने बीच में जब मिक्स क्वेश्चन डाले थे तो मैंने एक दो क्वेश्चन शायद डाले भी थे, और बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। करना क्या है सर? करना कुछ भी नहीं है, आपको असेस्ड टैक्स दिया होगा, एडवांस टैक्स आपने पे किया होगा, इसका 90% निकाल लेना। अगर ये एडवांस टैक्स इसके 90 के बराबर है 234B नहीं लगाना, नहीं तो 234B लगाना है, बस ये बात ध्यान दो जी। ये क्लियर हो गया नहीं? फिर 234C पे आओ जी। 234C तो सिंपल सी बात कह रहा है भाई साहब, 4 इंस्टॉलमेंट है, इन चारों इंस्टॉलमेंट को अगर सही तरह से पे कर दोगे 234C से बच जाओगे, नहीं तो नहीं बचोगे। पहले इंस्टॉलमेंट 15 की है, हम तुमसे डिमांड कर रहे हैं 12% या उससे ऊपर। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 45 की है, हम डिमांड कर रहे हैं 36 या उससे ऊपर। थर्ड इंस्टॉलमेंट 75 की है, हम 75 की ही डिमांड कर रहे हैं। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट 100% की है, हम 100% की ही डिमांड कर रहे हैं। अब ये कैलकुलेशन आपने की होगी सर क्लास के अंदर, किस तरह से हम 234C निकालते हैं, किस तरह से हम 234B निकालते हैं, ये सारी बातें आपने पढ़ी है। क्या आप चाहते हो कि मैं एग्जांपल कराऊं एक चीज? जैसे आप बोलोगे वैसे कर लेंगे। क्या आप ये चाहते हो एक छोटा सा एग्जांपल करवा दिया चाहिए? पक्का करवा दूं? पक्का? सारे बच्चे एग्री हैं? कई बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, नहीं सर, प्लीज 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 सर एग्जांपल सर प्लीज आप बाद में करवा देना। चलो, अब जो बच्चे कह रहे हैं एग्जांपल बाद में करवा देना जी, वो अपना आराम से इतने पानी पुनी पी लें, और जो बच्चे कह रहे हैं एग्जांपल अभी करवा दो, एग्जांपल मैं अभी ही कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बाद में आप कभी स्टूडेंट दरबार में आओगे नहीं आओगे क्या पता जी। अभी 2 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जाम्पल किस तरह से बनेगा। आपके ना आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनेगा जी। वो जैसे मान लो ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये असेसमेंट ईयर है जी, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर में आपने क्या किया होगा, यहां पे खड़े होके ना आपने इनकम एस्टिमेट की होगी, इस साल कितने पैसे कमाओगे, उस इनकम पे निकाला होगा टैक्स, और अगर वो 10,000 से कम है तो एडवांस टैक्स पे नहीं करोगे, 10,000 से ऊपर होगा तो आप एडवांस टैक्स पे करोगे और 40 इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करोगे। ये बात तो क्लियर हो गई। और वो बात अलग है 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो एडवांस टैक्स पे नहीं करना। मेरा क्वेश्चन ये है, इसने एस्टिमेट किया कि इस साल मेरी इनकम इतनी होगी, उस पर टैक्स निकाल दिया जी, मान लो 12 लाख रुपए का, 12 लाख रुपए, और इसने 12 लाख रुपए की ना बिल्कुल जेन्युइन इंस्टॉलमेंट सारी पे कर दी, बिल्कुल सारी पे कर दी। 12 लाख का 15% यहां, 45 यहां, 75 यहां, और पूरे 12 लाख रुपए यहां तक पे कर दिए, मतलब पूरे 12 लाख रुपए 15 मार्च तक आ चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट जब असेसमेंट ईयर के एंड में इसने एक्चुअल टैक्स निकाला, सर मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या यह जरूरी है, सर प्लीज यहां पे ध्यान देना, क्या यह जरूरी है कि एडवांस टैक्स जो है वो एस्टिमेटेड टैक्स के बराबर है? सॉरी एडवांस टैक्स कह रहा हूं, एक्चुअल टैक्स, क्या ये जरूरी है कि एक्चुअल टैक्स जो है भाई, जो हम असेसमेंट ईयर में टैक्स निकाल रहे हैं, क्या वो एडवांस टैक्स के बराबर है? आंसर इज नो। क्योंकि जब मैंने एडवांस टैक्स पे किया था, प्लीज ध्यान सुना, जब मैंने एडवांस टैक्स पे किया था, मैंने यहां खड़े होके एस्टिमेट किया था कि इस साल में कितना पैसा कमाऊंगा। सर नहीं आ रही मेरी बात समझ में? जब एडवांस टैक्स की बात होती है, मैंने यहां पे क्या किया था, मैंने एस्टिमेट किया था कि इस साल मैं कितना पैसा कमाऊंगा जी। अब जब मैंने एस्टिमेट किया इस साल मैं कितना पैसा कमाऊंगा, तो वो तो एस्टिमेशन था ना, एक्चुअल क्या पता ज्यादा हो गया, अब तक कम हो। और जब मैंने एक्चुअल निकाला तो मेरा एक्चुअल टैक्स निकल के आ गया भाई साहब 20 लाख रुपए। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, इनकम ज्यादा हो गई, टैक्स ज्यादा आ गया। अब गवर्नमेंट कह रही है इधर आओ, इधर तेरा एक्चुअल टैक्स कितना है?
गवर्नमेंट सर प्लीज आंसर, गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है तेरा एक्चुअल टैक्स कितना है? मैं कह रही 20 लाख रुपए। कह रहे एडवांस टैक्स कितना पे किया? मैं कह रही 12 लाख रुपए। कह रहे कितने परसेंट बनता है? मैं कह रही कितने परसेंट बनता है, कितने परसेंट बनता है? मान लो 12 लाख रुपए किया तो 12 डिवाइड बाय 20 तो मतलब 60% पे किया। कह रहे चुप करके 234B का इंटरेस्ट दे दे। मगर मैं 234B का इंटरेस्ट दे दूं? मगर मैंने कौन सा डिफॉल्ट किया है? कह रहे भाई साहब डिफॉल्ट कर दिया आपने, क्योंकि हमने ये कहा है कि जो तूने एडवांस टैक्स पे किया है अगर वो तेरे असेस्ड टैक्स के 90% तक है फिर तो 234B नहीं है, बट अगर वो 90% से भी कम है उस केस में 234B है। तो बच्चे, मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे शोनू, मेरे बाबू, मेरे अदरक, मेरे भिंडी, 20 लाख का 90 निकालूंगा, 18 लाख रुपए आ रहा है। आपने पे किया 12 लाख रुपए, तो यहां पे 234B का इंटरेस्ट लगेगा जी, 234B लग जाएगा। और वैल्यू से ध्यान रखना, वैल्यू कई बच्चे पता क्या सोच रहे होंगे, अच्छा 18 लाख रुपए और 12 पे किए 6 लाख पे लगेगा। नहीं, 6 लाख पे नहीं लगेगा सर, 12 पे किए, एक्चुअल टैक्स 20 है, 8 लाख रुपए के ऊपर 1% के रेट से जितने मंथ का भी मतलब अप्रैल से जो मंथ होंगे उतने महीने का 234 आपका बी लग जाएगा जी। सर 90% की लिमिट मैंने क्लास में भी कहा था सर, आप मुझे रिवीजन नहीं करवा रहे, आप रेगुलर बैच की तरफ लेके जा रहे हो। आपने अगर रिवीजन की होती ना तो आपको सारा कुछ याद आ रहा होता सर। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि 90% वाली लिमिट जो है वो सिर्फ ये चेक करने के लिए 234B लगेगा नहीं लगेगा। अगर एक बार 234B लग गया, अगर एक बार 234B लग गया, उसके बाद आपका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ऐसे काउंट होगा, वो डिफरेंस ऐसे नहीं काउंट नहीं होगा, इसका 90 निकाल के फिर डिफरेंस काउंट करोगे, नहीं ऐसे काउंट नहीं होगा जी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है सर। बाकी आपके पास जो भी बुक्स होंगी, मेरी है, किसी की भी है, आपने उसमें से क्वेश्चन देखे होंगे, इस तरह से क्वेश्चन करने होंगे 234B के। आपको बस ये देखना होगा कि जो आपने टैक्स पे किया वो आपके एसएस टैक्स के 90% से ऊपर पे किया या कम पे किया। अगर कम पे किया 234B लगेगा, अगर ज्यादा पे किया तो 234B नहीं लगेगा जी। तो ये तो सारी बातें हो गई जी एडवांस टैक्स की, कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट टाइम बोलोगे जी लिमिट कितनी है जी? लिमिट कितनी है? 10,000 पे या उससे ऊपर। 10,000 से कम है नो एडवांस टैक्स, और अगर 10,000 उससे ऊपर होगा तो एडवांस टैक्स पे करना है। बट 4 कंडीशन कौन कौन सी? सबसे पहली कंडीशन, इंडिविजुअल रेजिडेंट हो, उसकी बिजनेस की इनकम ना हो और उसकी एज 60 साल है उससे ऊपर हो। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे एडवांस टैक्स पे नहीं करना। जहां पे करना है 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। पहली इंस्टॉलमेंट जो बनेगी वो बनेगी 15% की, सेकंड बनेगी 45, थर्ड बनेगी 75, फोर्थ बनेगी 100 की। बट अगर पहली 15% की है, आपको एक लिमिट है 12% की, सेकंड 45 की लिमिट आपकी 36 की है, थर्ड और फोर्थ में 75 और 100 की लिमिट है। और अगर डिफॉल्ट करोगे इंस्टॉलमेंट के अंदर तो 1% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा। और 234B में अगर एडवांस टैक्स पे किया, आपके असेस टैक्स से 90% से कम होगा, 234B लगेगा 1% के रेट से। और 234A अगर रिटर्न फाइलिंग में कोई भी डिफॉल्ट करोगे, रिटर्न जितनी लेट फाइल करोगे उस केस में 234A का इंटरेस्ट लगेगा जी, वो भी 1% के रेट से लगेगा। ये सारी बातें आपके सामने निकल के आ रही हैं जी। बताओ जी, सो सिंपल और सो इजी। एक बार दोबारा बोलो, सो सिंपल, लिखो लिखो लिखो, सो सिंपल और सो इजी, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब जाके ये बातें हमारी एडवांस टैक्स की खत्म हो जाती है। ठीक है, एक बात अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जो अमेंडमेंट आई थी, अमेंडमेंट थी ये वाली, या पहले भी कर चुके हो। कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिस पे एडवांस टैक्स स्टार्टिंग से पे नहीं करना पड़ता। मैं दोबारा बोलूंगा, कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिस पे एडवांस टैक्स आपको स्टार्टिंग से पे नहीं करना होता, वो जो बीच में इनकम अराइज होती हैं उससे अगली इंस्टॉलमेंट पर पे करना होता है। सर एक बार दोबारा, 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 एक बार दोबारा। मैं ये कह रहा हूं कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिस इनकम पे एडवांस टैक्स स्टार्टिंग में पे नहीं करना होता, जब वो इनकम एक्चुअल में अराइज हो जाएंगी प्रीवियस ईयर में, उसके बाद ही एडवांस टैक्स पे करने की बातें होंगी, उससे पहले नहीं होंगी। कौन कौन सी है? नहीं, सबसे पहली इनकम है कैपिटल गेन। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान एस्टिमेट नहीं कर सकता कैपिटल गेन की इनकम कितनी आएगी। सर मुझे क्या पता कि घर बेचने पर गेन कितना होगा, मुझे क्या पता घर बेचने पर क्या नुकसान होगा, मैं एस्टिमेट नहीं कर पा रहा जी। सेकंड इनकम है लॉटरी की इनकम।
मेरी लॉटरी निकलेगी नहीं निकलेगी, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये सारी इनकम मैं नहीं एस्टिमेट कर सकता कितनी इनकम आएंगी। तीसरा केस, अगर मैंने बिजनेस ही नया स्टार्ट किया है, मेरा कोई पुराना एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो अगर पुराना एक्सपीरियंस ही नहीं है तो एस्टिमेट कैसे करूंगा? तीसरा केस ही है। एंड चौथा केस, डिविडेंड की इनकम, क्यों मुझे डिविडेंड कब आएगा, कितना आएगा, कंपनी कितना इशू करेगी, मुझे क्या पता, डिविडेंड इनकम एस्टिमेट नहीं कर पाऊंगा। तो जो मैंने ग्रीन में लिखा है ना डिविडेंड, तो ये अमेंडमेंट है जी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बन सकता है कि ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिस पे एडवांस टैक्स आपको स्टार्टिंग में पे नहीं करना होता। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, अगर न्यू बिजनेस स्टार्टिंग वाले हो, और डिविडेंड की इनकम, इन चारों केस में एडवांस टैक्स आपको स्टार्टिंग पे नहीं करना। जब ये इनकम एक्चुअल में राइज होगी उस पे टैक्स निकालेंगे, उसकी जो अगली इंस्टॉलमेंट होगी उस पे आपको सारा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट बस ये बात कहना चाहती है। और ये मत कहना कि सर अगर हमने इसकी इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो क्या 234C लगेगा। आंसर इज नो, आंसर इज नो, क्योंकि प्रोविजो है 234C की। प्रोविजो मींस कि 234C हर केस में लगेगा इन चारों को छोड़ के। इट मींस अगर ये चारों इनकम आपने स्टार्टिंग में एस्टिमेट नहीं भी की और बाद में आपने इनकम निकाली, टैक्स निकाला, तो हम ये नहीं कहेंगे आपने डिफॉल्ट किया। क्यों? क्योंकि हमने खुद ही कहा है इन चारों इनकम पर स्टार्टिंग में मत पे करो। एक बच्चा कहता है फिर बची कौन सी? बिजनेस की इनकम बच गई। अगर आप बिजनेस स्टार्टिंग से कंटिन्यू कर रहे हो, आप एस्टिमेट कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बच गई, इंटरेस्ट की इनकम बच गई, तो मतलब जहां जहां फिक्स है आपको इनकम कितनी आएगी वो तो इनकम एस्टिमेट कर सकते हो ना सर। तो मेनली गवर्नमेंट बिजनेस की इनकम पे कहना चाह रही है, हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम पे कहना चाह रही है जी। ठीक है, बस ये बात है, इन इनकम को छोड़ के बाकी जो इनकम होंगी वो सब आपको एस्टिमेट करनी पड़ेगी, उसके बेस पे आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा जी। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हमारी। तो फाइनली अब जाके हमारा ये चैप्टर हो गया पैकअप। अब आओ जी लास्ट टॉपिक ब्रेक से पहले का हम करने जा रहे हैं, दैट इज मैट और एएमटी। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल बच्चों वाला है, उठाना पड़ेगा इसको, टॉपिक को, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ करेंगे जी। आओ जी फटाफट से करते हैं। टारगेट ले रहे हैं 15 मिनट का जी, टारगेट लेके चल रहे हैं 15 मिनट का। 9:35 से 40 मिनट में आप मेरी तरफ से डिनर के लिए फ्री हो जी। ठीक है, आप मेरे तरफ डिनर के लिए फ्री हो। अपना राजमा चावल, कड़ी चावल, आलू के पराठे, प्याज के पराठे, गोभी के पराठे, पनीर के पराठे, मैं कह रहा हूं चूर चूर की नान थाली, छोले भटूरे को छोड़ के कुछ भी खा लेना, क्योंकि छोले भटूरे खाते ही ऐसे हो जाता है फिर। ठीक है, तो वो छोले भटूरे नहीं खाने ना, बिल्कुल ना मेरे बच्चे, वो तो बिल्कुल भी नहीं खाने। बच्चा कह रहा है कहाँ सर कहाँ, घर में दलिया बना हुआ है सर, आलू गोभी की सब्जी बनाई है सर, आलू टमाटर की सब्जी बनाई है। चुप करके इधर देख लो, 10 मिनट पढ़ने ना, 10 मिनट अभी इधर देख लो जी। चैप्टर करने जा रही है मैट और एएमटी का जी। ठीक है, अब मैट और एएमटी का चैप्टर पहले समझो जी। इसके सेक्शन कौन कौन से? मैट के प्रोविजन 115 जेबी में है, एएमटी के वो प्रोविजन 115 जेसी के अंदर है। अच्छा, मैट जो एप्लीकेबल होगा किस पे लगेगा? मैट एप्लीकेबल किस पे होगा? मैट एप्लीकेबल होगा एवरी कंपनी, हर कंपनी पे, कुछ कंपनी को छोड़ के जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैट आपका हर कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, कुछ कंपनी को छोड़ के जी। एक बार फिर बोल रहा हूं, मैट आपका हर कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, कुछ कंपनी को छोड़ के जी। कौन कौन सी कंपनी बाहर निकाल दी? सबसे पहली कंपनी बाहर निकाली ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया के साथ DTAA है, बट उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में यहां नहीं आएगा जी। उसका DTAA तो है, बट उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, उसको यहां पे मैट पे नहीं करना। मैं दोबारा बोलूंगा, ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया के साथ DTAA है पर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, उसको इंडिया में मैट पे नहीं करना। उसके बाद जी, ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका DTAA ही नहीं है और उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो उसको मैट पे नहीं करना चाहिए। उसके बाद ऐसी फॉरेन कंपनी जो अपनी इनकम कैलकुलेट करती है एज पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव कौन सा? याद करो, पीजीपी के चैप्टर में याद आ रहा है कुछ आपको? ऐसे माना को याद करो, हमने पीजीपी के चैप्टर में सर जो याद करो, जो लास्ट क्लास के अंदर होंगे, उसके अंदर क्या था री, मेरे को याद ही नहीं आ रहा सर। स्विमिंग पानी वाले, उसके बाद कौन से वाले? हवा वाले, फिर सिविल कंस्ट्रक्शन वाले, फिर प्लांट मशीनरी वाले। देखो 44 बेबी, 44 बीबी, 44 बी। मतलब अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स यूज कर रहे हो तो आपको मैट पे नहीं करना चाहिए। बच्चा कह रहा है सर क्या ऐसी कोई डोमेस्टिक कंपनी भी है, मतलब इंडियन कंपनी को मैट पे नहीं करना? यस है। आज डोमेस्टिक कंपनी में जिसको मैट पे नहीं करना, ऐसी कंपनी जो 115 बाब वाला ऑप्शन लेके बैठी हैं और 115 बाब वाला ऑप्शन लेके बैठी हैं, इन कंपनी को भी मैट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो बा और बाब में कवर है जी। मतलब सिंपल सी बात है, नॉर्मली हर कंपनी को मैट पे करना है, 3 फॉरेन कंपनी और 2 डोमेस्टिक कंपनी छोड़ के जी।
3 फॉरेन कंपनी कौन कौन सी, दोबारा बोल रहा हूं जी, ऐसी ऐसी कंपनी जो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उससे हमारा DTAA तो है, बट उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, उसको मैट पे नहीं करना। दूसरा, अगर DTAA ही नहीं है और ना ही इंडिया में इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट है तो मैट पे नहीं करना। तीसरा, अगर वो इनकम कंप्यूट कर रही है 100% प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेस पे, उसको मैट पे नहीं करना। और डोमेस्टिक कंपनी अगर 115 बा और बाब वाली है उसको मैट पे नहीं करना। अब बच्चा ये बात कह रहा है यार ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, सर चैप्टर तो करा रहे हैं भाई, ये है क्या, ये मैट और एमटी नहीं यार, मतलब ये कोई बात थोड़ा हुई कि भाई जेसी है और जेबी है और ये मैट इसको पे करे इसको पे नहीं करना, पहले क्लियर तो करें सर, ये कोई बात थोड़ा ही, रिवीजन क्लास का मतलब क्या है, ये तो बेकार की बात हुई। फिर मैं तो जा रहा हूँ जी, मैं जा रहा हूँ विवेक सर, भाई इधर रुक जाओ, हमारे बच्चा रुक जाओ सर। मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, मैट का मतलब होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। एएमटी मींस क्या है, ऑल्टरनेट मिनिमम, मतलब कम से कम इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। और ये मैट कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आए ना सर, ये सारी बातें हमने रेगुलर बैच में की हुई है सर, याद करो। रिलायंस कंपनी और धीरू भाई अंबानी के चक्कर के अंदर मैट आया था, क्योंकि जो कंपनी टैक्स पे ही नहीं कर रही, आपने प्रॉफिट शो ही नहीं करी, और अगर वो कंपनी हमें टैक्स पे नहीं करेंगी तो बताओ देश कैसे चलेगा। तो गवर्नमेंट चाहती है वो कंपनी टैक्स पे करे, अब कैसे पे करे, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब हमें कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं मैट और एएमटी। मैट एएमटी मींस कि तुम्हारा नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स आ रहा है या नहीं आ रहा मैटर नहीं करता, तुम्हारा नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स आ रहा है या नहीं आ रहा मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारा नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स आ रहा है या नहीं आ रहा, कम से कम तुम्हें इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा जो हम बताने जा रहे हैं। वो कितना देना पड़ेगा, मैट कंपनी वाले केस में है, अदर देन कंपनी वाले केस में एएमटी है जी, ठीक है। अब बच्चा कह रहा है सर एक बात समझ नहीं आ रही मेरे को ना, ये पल्ले नहीं पड़ रहा कि जब नॉर्मल टैक्स नहीं आ रहा, जब नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पे टैक्स नहीं आ रहा, तो फिर मैट कैसे आ रहा होगा। भाई सिंपल सी बात है, मैट भी तो प्रॉफिट पे ही लगेगा, और अगर प्रॉफिट पे इनकम टैक्स नहीं आ रहा तो प्रॉफिट मैट कैसे आएगा जी। प्रॉफिट पे इनकम टैक्स नहीं आ रहा क्योंकि वो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट की है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और जो मैट के लिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, जो मैट के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट होंगे वो प्रॉफिट होंगे एज पर कंपनीज एक्ट। याद करो मैंने क्लास में कहा भी था कि मैट कभी नॉर्मल इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होता, मैट बुक प्रॉफिट पे एप्लीकेबल होता है। और बुक प्रॉफिट को निकालने का तरीका अलग अलग होता है जी। बुक प्रॉफिट में कुछ चीजें ऐड होती हैं, कुछ चीजें माइनस होती हैं, फिर ऐड लेस करने के बाद बुक प्रॉफिट आते हैं, उसका कहीं जाके हमें 15% मैट पे करना पड़ता है, बस ये पर ध्यान दो। एएमटी का रेट 18.5% है और मैट का रेट 15% है जी, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा बेस तो क्लियर हो गया होगा, बाकी डिटेल में बेस मैंने मेरे ख्याल से स्टूडेंट दरबार के अंदर डाला हुआ है चैप्टर, आप वहां से देख सकते हो, और बाकी जो रेगुलर बैच वाले बच्चे उन्होंने क्लास में किया होगा जी, ठीक है। तो मेनली बस ये बात ध्यान देना कि गवर्नमेंट एक चैप्टर लेके आई है कि जो कंपनी नॉर्मल टैक्स पे नहीं कर रही, एज पर नॉर्मल प्रोविजन उनके टैक्स नहीं आ रहे, तो कम से कम उनको इतने % तो देना ही पड़ेगा जी। नो डाउट ये हार्डशिप है, बट गवर्नमेंट पता क्या बोलेगी, अगर तुम मैट पे करते हो नॉर्मल टैक्स पे नहीं करते, तो जो तुम्हें लग रहा है ना हार्डशिप है, उतने का हमसे तुम ले लो क्रेडिट। कुछ याद आ रहा है क्लास में आपने क्या था, मैट क्रेडिट। अब मैट क्रेडिट मींस कि लिख लो कि तुमने गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं, और जब भी तुम्हारा नॉर्मल टैक्स ज्यादा आएगा उसको तुम यूज कर लेना, और अगर नॉर्मल नहीं आ रहा अगले साल लेके जाओ, और 15 साल तक, मैं दोबारा बोलूंगा 15 साल तक मैट और एएमटी वाला क्रेडिट आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो जी। तो लिमिट आपकी 15 साल पे की है कैरी फॉरवर्ड करने की, बस ये बात ध्यान दो। एक बार अब यहां पे देखो जी, अब देखो मेरे ख्याल से अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। तो मैट भैया इस कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है, इस कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है, इस कंपनी पर नहीं है, और डोमेस्टिक ये कंपनी पर नहीं है। रेट क्या जी 15%, देखो जी, ठीक है। बट अगर आपकी कोई कंपनी लोकेट करती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, तो रेट आपका 9% होगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर मींस एक तरह का SEZ हो गया जी। और आप सब जानते हो गवर्नमेंट डेवलप करना चाह रही है और गवर्नमेंट SEZ क्रिएट कर रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर तुम्हारी कंपनी वहां पे लोकेट करती है तुम्हें फिर 18.5% नहीं, तुम्हें 9% मैट पे करना है, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो जी, मैट एप्लीकेबल किस पे होगा जी, बुक प्रॉफिट पे। अब जब भी हम पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को, तो हमें कितनी पे करनी है जी। मान लो एक कंपनी ने नॉर्मल टैक्स निकाला 10,000 पे, उसका मैट आ रहा है 25,000 पे, कितना पे करेगी वो कंपनी। मेरा क्वेश्चन बस ये है, नॉर्मल टैक्स निकाला 10,000 पे, मैट आ रहा है 25,000 पे, तो कंपनी कितना पे करेगी सर। यार बोल दो यार, अभी मैंने कहा था कम से कम इतना तो पे करना ही है। तो अगर नॉर्मल 10,000 पे है तो क्या 10 पे करूंगा 25, कम से कम 25,000 तो पे करना ही होगा।
देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पेमेंट कितनी करेंगे, जो नॉर्मल टैक्स होगा वो, और मैट जो आएगा विच एवरेज हायर उतनी पेमेंट करेंगे। अच्छा फिर क्या होगा, अगर मैट ज्यादा है नॉर्मल टैक्स से, 25,000 रुपए ज्यादा है 10,000 से, तो 15,000 रुपए का तुम क्लेम कर लोगे मैट क्रेडिट जी। और फिर यूज कब करोगे, जब आपका नॉर्मल टैक्स ज्यादा होगा मैट से, आप तभी यूज कर पाओगे। कैन बी यूटिलाइज अप टू द एक्सटेंट ऑफ मैट, मतलब जितना मैट है वहीं तक आप यूज कर पाओगे जी। मतलब मेरी बात समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ध्यान सुना, इसका मतलब क्या जी, बस 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 मेरे बच्चे बस सीधे होके बैठ जाओ, बिल्कुल सीधे होके बैठ जाओ, 10 मिनट की बात हो रहा है, सिर्फ 10 मिनट की बात हो रही है, सिर्फ 10 मिनट रुक जाओ प्लीज, सिर्फ 10 मिनट रुक जाओ जी, फिर बाकी ब्रेक ही ब्रेक है। इधर देखो ध्यान से, सिर्फ लास्ट के 10 मिनट सुन लेना मेरी बात को, इधर सुना ध्यान से जी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मान लो एक कंपनी का नॉर्मल टैक्स आ रहा है जी, एक कंपनी का नॉर्मल टैक्स आ रहा है 15,000, ठीक है। अगले साल इसका नॉर्मल टैक्स आ रहा है 40,000। इस साल इस कंपनी का मैट आ रहा है मान लो 40,000, ठीक है। और अगली बार इसका मैट आ रहा है 30,000 जी। क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। पहले तो मुझे ये बताओ, पहले मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है कि नॉर्मल पे करूंगा या मैट पे करूंगा। पहले तो ये क्लियर करो, नॉर्मल पे करूंगा या मैट पे करूंगा। आंसर लिखो बराबर जी, जल्दी आंसर लिखो जी। नॉर्मल पे करूंगा मैट पे करूंगा जी। विच एवर इज, बोलो ना, विच एवर इज हायर, तो हायर क्या निकल के आ रहा है जी, मैट पे करूंगा, और मुझे 25,000 रुपए का मैट क्रेडिट मिल जाएगा जी, क्योंकि मेरे को बेनिफिट हो गया जी, क्योंकि मैंने हार्डशिप हो गई, मैंने ज्यादा पे किया। अगली बार फिर आ गया नॉर्मल ज्यादा जी, और मैट 30,000 रुपए। अब कितना पे करूंगा जी, जल्दी बोलो कितना पे करूंगा, 40,000 रुपए। याद करो जीएसटी आईटीसी सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है। जब 40,000 रुपए गवर्नमेंट को देने जाऊंगा, यार प्लीज लास्ट मीन साथ दे दो मेरे बच्चे पे, सिर्फ लास्ट है क्या सर, फिर आराम से मिलेंगे। हर बच्चा आंसर देगा। जब 40,000 रुपए गवर्नमेंट को देने जाऊंगा तो मुझे गवर्नमेंट से लेने कितने हैं सर, मुझे गवर्नमेंट से लेने कितने हैं, 25,000 रुपए। तो अगर 40 देने हैं, 25 लेने हैं, तो नेट कितने देने हैं, 15,000 रुपए। बट गवर्नमेंट कहती है गलती से भी मत कर देना, तुम मैट क्रेडिट यूज कर सकते हो बट अप टू द लिमिट ऑफ मैट, क्योंकि 30,000 रुपए तो मैट ही है। और खुद सोचना, अगर सारा 25 यूज कर लोगे, 40 माइनस 25 कितना बचेगा, 15। तो भाई साहब हमें तो मैट से भी कम मिल रहा है, और हमें कम से कम मैट तो चाहिए। बच्चा कह रहा है फिर सर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 25 में से आप 10 ही यूज कर पाओगे, और 15,000 रुपए आपका अगली बार के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, और 15 साल तक ऐसे आगे जाता रहेगा। अच्छा सर एक मिनट सर, प्लीज सर, दोबारा सर, रिक्वेस्ट है सर, प्लीज दोबारा। इधर देखो ध्यान से, नॉर्मल टैक्स देखो 15 है, मैट 40 है, हार्डशिप हो रही है ज्यादा, क्या है मैट, हमें मैट देना पड़ेगा। अब कितने की हार्डशिप, 25 की, उसका मिल गया बेनिफिट। अगली बार आ गया नॉर्मल ज्यादा। जब मैं नॉर्मल देने के लिए गया तो गवर्नमेंट ने कहा याद कर तूने हमसे कुछ लेने भी हैं, क्योंकि तूने पहले मैट पे किया था। मैं सारे नहीं ले पा रहा सर, क्योंकि अगर मैं सारे लेता हूं, 25 के 25 लेता हूं, तो 15 बच रहे हैं, जो मैट से भी कम है, और मैट से कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कम से कम तो मैट देना पड़ेगा ना। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला इस 25 में से 10 यूज करेगा, ताकि ये 30 होगा, तो 30 तो पे करेगा, और जो 15,000 पे होंगे वो अगली बार जाएंगे, और 15 साल तक ऐसे ही आगे जा सकते हैं जी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। तो अगर एक बार आप ध्यान से देखो, तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ जी, कहां गया, ये देखो जी, गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है कि आप, अगर आपका नॉर्मल टैक्स ज्यादा है मैट से, तो डिफरेंस आप यूज कर सकते हो अप टू द एक्सटेंट ऑफ मैट, ठीक है। और कितने साल तक जी, 15 असेसमेंट ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड करोगे जी। अब आ जाओ एएमटी पर। अब जो एएमटी है, आपने बोल दो एएमटी किस पे लगेगा जी, एएमटी किस पे लगेगा जी, इतना बोल दो एएमटी किस पे लगेगा सर। एएमटी एप्लीकेबल होगा एएमटी एप्लीकेबल होगा अदर देन कंपनी पर, कंपनी को छोड़ के जी। अब देखो जी, ऑल एसएससी अदर देन कंपनी, बट कंपनी के भी 4 केस, कंपनी के भी अदर देन कंपनी के भी 2 केस होंगे, इंडिविजुअल, एचजीएफ, एजेपी और एओपी बीवाई। इनकी अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए की है तो इन्हें एएमटी पे नहीं करना। सर मुझे नहीं पता आपने कितनी ध्यान से पढ़ा है, मैंने ये नहीं कहा नॉर्मल इनकम 20 लाख रुपए की है, मैं कह रहा हूं एडजस्टेड टोटल इनकम। तो आप समझ सकते हो कि यहां पे भी इनकम अलग से निकालनी होगी। मेरी फैमिली का हर बच्चा ध्यान दे सर, मैट लगेगा बुक प्रॉफिट पे, मैट लगेगा बुक प्रॉफिट पे, और जो एएमटी होगा बुक प्रॉफिट पे नहीं, एडजस्टेड टोटल इनकम पे जी। तो देखो यहां पे ये लग गया जी, एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक है तो एएमटी नहीं लगेगा, अगर 20 लाख से ऊपर होगी तो एएमटी आपके ऊपर लग जाएगा।
और अगर अदर है, पार्टनरशिप फर्म हो गया, एलएलपी हो गया, सोसाइटी हो गया, उस केस में एएमटी हर केस में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वहां 20 लाख रुपए कोई लिमिट नहीं है। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे रही, शाबाश, बारी आ गई, बारी आ गई, रटने वाले बच्चे की बारी आ गई, बच्चा खुश हो गया, कह रहा यस अब आया सर नंबर तो मेरा। कह रहा सर बता दो अब क्या रटना है। मैं कहा ये रटना है कि 20 लाख रुपए की लिमिट हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। किस केस में एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीवाई और एजेपी। दोबारा बोलो, इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीआई और एजेपी, इन केस में 20 लाख रुपए की लिमिट है। इनको छोड़ के किसी भी केस में जहां मैट लगेगा कोई 20 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। ये बात क्लियर है जी। उसके बाद देखो जी, रेट 18.5 है जी, वहां 15 है, यहां 18.5 है। यहां पे रेट चेंज नहीं हुआ, पहले वहां भी 18.5 था, अब वो खत्म हो चुका है जी। यहां पे 15 और यहां पे 18.5 है। उसके बाद देखो जी, ये किस पे लगेगा जी? एडजस्टेड टोटल इनकम, बुक प्रॉफिट पे नहीं, एडजस्टेड टोटल इनकम पे लगेगा। यहां पे भी कितना पे करना है? वही नॉर्मल टैक्स और एएमटी विच एवर इज हायर। क्रेडिट कब मिलेगा? अगर एएमटी ज्यादा होगा, जैसे मैट की जगह एएमटी बस आ रहा है, बाकी सारी बातें सेम है। एएमटी क्रेडिट यूज कब करोगे? जब नॉर्मल ज्यादा होगा, बट वही एएमटी तक, और 15 साल तक आप आगे लेके जाओगे। ये सारी बातें यहां लिखी हैं। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है सर, बिल्कुल सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि आपको बस ये ध्यान देना कि मैट और एएमटी एप्लीकेबल कहां कहां पे कब कब होता है। तो सिंपल सी बात है जी, मैट एप्लीकेबल होगा कंपनी वाले केस में। दोबारा बोलूंगा जी, मैट एप्लीकेबल होगा कंपनी वाले केस में, एएमटी एप्लीकेबल होगा अदर देन कंपनी वाले केस में। ये बात क्लियर है। उसके बाद फिर मैट लगेगा बुक प्रॉफिट पे, वो लगेगा एडजस्टेड टोटल इनकम पे। फिर मैट कुछ कंपनी पर नहीं है, 3 फॉरेन कंपनी और 2 डोमेस्टिक कंपनी। एएमटी भी कुछ लोगों पे नहीं है, कब? इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी बाई एजेपी, अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक की है, उसके बाद फिर इनको एएमटी देना पड़ेगा। ऐसी कोई 20 लाख रुपए की लिमिट मैट के अंदर नहीं है। हमें पे करना, गवर्नमेंट को क्या पे करना है? गवर्नमेंट को मैट या एएमटी और नॉर्मल टैक्स विच एवर इज हायर। अगर मैट एएमटी ज्यादा है तो क्रेडिट मिलेगा, उसको यूज करेंगे जब नॉर्मल ज्यादा होंगे, बट वहीं तक करेंगे जहां तक मैट और एएमटी होगा, और 15 साल तक हम आगे लेके जा सकते हैं। ये बातें यहां पे लिखी हुई हैं जी। तो आई होप आपकी एक बार रिवीजन तो हो चुकी होगी कि मैट और एएमटी में किस तरह से हम काम करते हैं। ठीक है, अब मेन है बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं जी। ये देखो, ये अमेंडमेंट दी हुई है जी, ये अमेंडमेंट यहाँ पे दी हुई है, एक 80M सेक्शन है। ठीक है, अब 80M इन्होंने इंसर्ट किया। 80M जो है वो हम डिडक्शन के अंदर देखेंगे 80M कहना क्या चाहता है। अब देखो जी, एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा अगर 115 बीएससी और 115 बीएडी आप यूज कर रहे हो। जैसे अब एक बात बताओ, अभी तो एक तो इंडिविजुअल एचएफ नहीं एप्लीकेबल होगा, मतलब अगर 20 लाख तक है, और अगर इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अगर 115 बीएससी, इंडिविजुअल एचईएफ या सोसाइटी ने 115 बीएससी और 115 बीएडी का ऑप्शन लिया है, मतलब नई स्कीम वाला ऑप्शन लिया है, उनको भी एएमटी पे नहीं करना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है सर, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बन सकता है कि अगर इंडिविजुअल ने 115 बीएससी ऑप्ट किया हुआ है तो क्या उसे एएमटी एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। क्या एचईएफ ने 115 बीएससी ऑप्ट किया हुआ है, क्या एएमटी लगेगा? आंसर इज नो। क्या कंपनी ने 115 बा यूज किया है, 115 बाब यूज किया है, क्या उस केस में मैट लगेगा? आंसर इज नो जी। ठीक है, और देखो जी, अगर आपके ऊपर नहीं लगेगा तो जो आपका क्रेडिट पहले का बचा होगा वो लैप्स हो जाएगा, उसको तुम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो ये आपका मैट और एएमटी की बातें थी। अब एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालनी है जी, ये इनकम को निकालने का तरीका है। ये इनकम को निकालने का तरीका है, देखो कैसे निकालिए। गवर्नमेंट कह रही है पहले तो तुम नॉर्मल इनकम जो निकालते हो वो ठीक है, मतलब जो तुम्हारी नॉर्मल इनकम है वो तुम निकाल लो, उसमें फिर तुम कुछ ऐड करो। क्या ऐड करो जी, बताना। जो बच्चे घर से पढ़ के आए जी, क्या क्या ऐड करेंगे? सबसे पहला चैप्टर 6A की डिडक्शंस, हेडिंग सी वाली, दोबारा कह रहा हूं, हेडिंग सी वाली। हेडिंग सी वाली मतलब 80 IA सीरीज। सर 80 C to 80 यू नहीं कह रहे, वो हेडिंग सी में नहीं है। उसने क्या बोला? चैप्टर 6A की डिडक्शन, हेडिंग सी वाली 80P को छोड़ के, 80P को ऐड नहीं करना, उसको छोड़ के हेडिंग सी में जो डिडक्शन है वो सारी ऐड कर दो। फिर ऐड कर दो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, फिर ऐड कर दो इन्वेस्टमेंट अलाउंस लिखा हुआ यहां पे आएगा जी डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35AD, और फिर जो भी डेप्रिसिएशन मिलेगा वो आप माइनस कर दो 32 के अंदर, आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम आएगी, उस इनकम का 18.5% निकाल के ही आपका एएमटी आ जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, ये आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी जी। आपको एएमटी के अंदर एडजस्टेड टोटल इनकम याद करनी है, मैट के बुक प्रॉफिट आपको पूरे याद नहीं करने हैं। आपको ऑलवेज क्वेश्चन में बुक प्रॉफिट दिए होंगे जी, आपको ऑलवेज क्वेश्चन बुक प्रॉफिट दिए होंगे, तो उस बुक प्रॉफिट के बेस पे 15% निकाल देना। बट कई बार एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पूछ सकते हैं, वो बिल्कुल सिंपल है। जो नॉर्मल इनकम होगी उसमें चैप्टर 6 डिडक्शन जोड़ देना 80 IA वाली,
फिर आप 10AA जोड़ देना, फिर आप इन्वेस्टमेंट जो बेनिफिट है 35AD वाला वो जोड़ देना, और 32 में जो डेप्रीसिएशन मिलेगा वो माइनस कर देना। आपको सारा कुछ वैसे क्वेश्चन में दिया होगा क्योंकि पेपर हमारा MCQs है, तो घबराने की बात नहीं है, बट आपको ये पता हो एडजस्टेड टोटल इनकम निकलती कैसे है जी। ठीक है, इस तरह से निकाल के जो इनकम होगी उसका 18.5% जो होगा वो AMT होगा जी, उसके बेस पे कैलकुलेशन होगी जी। ठीक है, और ये देखो जी बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन अब ये पढ़ने को मिलेगी CS प्रोफेशनल। तो जब हम CS प्रोफेशनल के अंदर मिलेंगे उसमें इस पे ही हम मेन टाइम लगाएंगे कि बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन करते कैसे हैं, कि क्या देखो इतनी सारी आइटम ऐड हो रही हैं जी, ये सारी ऐड हो रही हैं, उसके बाद फिर ये सारी माइनस हो रही हैं, तो इतनी सारी ऐड और लेस करने के बाद फिर कहीं जाके बुक प्रॉफिट आएंगे, और ये देखो ये सारा ऐड लेस चल रही, तब जाके कहीं बुक प्रॉफिट होंगे, और उसके बाद ही मैट लगता है। तो ये सारी एडजस्टमेंट हमारे किसी काम के भी नहीं है, हमें बस ये ध्यान देना है कि बुक प्रॉफिट पे मैट लगता है एट द रेट 15% लगता है जी, और AMT पे सॉरी एडजस्टेड टोटल इनकम पे AMT लगेगा और एट द रेट 18.5% लगेगा जी, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, तो ये मेन जो ये डिफरेंस है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, बस इस डिफरेंस को दिमाग में लेके चलना। एक पॉइंट बस मुझे यहां पे लिखना है कि 115 BSc और 115 BAD वालों पर भी AMT एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे कंपनी वाले केस में 115 बा और 115 बाब वालों पर भी मैट एप्लीकेबल नहीं है जी, बस ये बात अपने माइंड में लेके चलना जी। ठीक है, जो नए प्रोविजन अभी इनसाइट हुए हैं, जो नए सेक्शन आए हैं, जो नई स्कीम आई है, उनको AMT और मैट से बाहर निकाल दिया जी। अगर आप उसमें कवर नहीं होते, आप नई स्कीम नहीं लेते, फिर आपको यहां पे आना पड़ेगा। इट मींस दोबारा बोल रहा हूं, कम से कम इतना टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा जी। ठीक है, तो फाइनली सर अब जाके बोल सकता हूं कि हमारा ये कंप्लीट हो चुका है जी, अब जाके हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो तो बताओ जी।